अभी हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी का पास्ट पेपर 2019। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस बार्कलेज व्यू ऑन रियलिटी इन डिटेल। बार्कले, जॉर्ज बार्कले, ठीक है, आयरिश फिलासफर था ये, नोन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसकी जो पूरी थ्योरी है ना, उसको हम अगर एक फ़िक्रे में डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं टू बी इज़ टू बी परसीव्ड। यानी ये कहता है कि हर चीज़ वो होती है जो हम परसीव करते हैं। ठीक है। अब इसमें ना ये मटीरियलिस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी जो हमें जॉन लॉक देता था, उससे उसके ये अपोजिशन में है। ठीक है। यानी ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिक है। तो अब ना इसकी थ्योरी की हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। द बेसिस ऑफ बार्कलेज आइडियलिज्म। He demonstrated the material substances as posited by philosopher John Locke could not adequate account for our experiences and knowledge। वो कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज की बेस नहीं होते। ठीक है। इसकी थ्योरी के लिए को हम अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो ये रिजेक्शन ऑफ मटीरियल सब्सटेंस है, यानी कि ये मटीरियल सब्सटेंसेस को, मटीरियल जो एक्सप्लेनेशन हैं उनको रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि जैसे लॉक कहता था ना कि सारे का सारा जो है नॉलेज वो उसमें परसेप्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहता है कि जो मटेरियल सब्सटेंसेस हैं वो परसेप्शन से इंडिपेंडेंट नहीं है। वो ये कहता है कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को तब तक उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं समझ सकते जब तक आप उसको परसीव नहीं करते। यानी कि इसका जो रियलिटी वर्सेस परसेप्शन है वो ये है कि एक चीज़ रियलिटी में जो है ना वो हम तब तक उसको इनकाउंटर नहीं कर सकते मटेरियल सब्सटेंस को जब तक हमारे जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन में है उनमें उनका एक आइडिया डेवलप ना हुआ हो। यानी कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, रियलिटी में है, लेकिन हम उसको तब तक इनकाउंटर करते हैं जब तक वो हम उसको परसीव करते हैं। ठीक है। इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इस एस्ट एप्रेसिपी है दिस प्रिंसिपल encapsulate Barclay's view that existence is contingent upon perception। ये इस प्रिंसिपल में ये कहता है कि एग्जिस्टेंस जो है ना वो परसेप्शन के ऊपर कॉन्टिजेंटेंट है, यानी उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड ऑब्जेक्ट इज ओनली व्हेन इट इज़ परसीव्ड। कोई भी चीज़ तब एग्जिस्ट करती है ह्यूमंस के लिए तब जब वो उसको परसीव करती हैं। इफ़ नो वन इज परसीविंग इट, तो ये तब तक जो है ना एक मीनिंगफुल वे में परसीव नहीं होती, ये मीनिंगफुल वे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल साइंस बायोलॉजिकल साइंसेज में ये कहा जाता है कि आप जो हैं साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट सिर्फ 5% जो लिविंग स्पीशीज़ है उनको एक्सप्लोर किया है, तो वो 5% लिविंग स्पीशीज़ जो है वो परसीव हो चुकी हैं। ठीक है। जो बाकी हैं वो भी परसीव नहीं हुई और ह्यूमंस के लिए वो मीनिंगफुल वे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट इमटेरियलिज्म का। बार्कलेज इमटेरियलिज्म पोसेस दैट ओनली माइंड्स एंड आइडियाज़ एग्जिस्ट। वो कहता है कि दुनिया सिर्फ माइंड्स और आइडियाज़ हैं। वो ये जो हम कहते हैं ना कि मैटर जो है वो इंडिपेंडेंट, यानी कि जो फिज़िकल चीज़ें हैं, वो ये कहते हैं कि जो फिज़िकल चीज़ें हैं ना वो भी असल में मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ही हैं। ठीक है। और उसके बाद ये गॉड एज अल्टीमेट परसीवर। बार्कले के मुताबिक जो सबसे अल्टीमेट परसीवर है ना वो गॉड है, सबसे बड़ा परसीवर। एवरीथिंग इन एवरी टाइम जो ह्यूमंस परसीव नहीं कर पाते वो गॉड परसीव कर लेता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बार्कले का आर्गूमेंट्स अगेंस्ट मटीरियलिज्म, इसका अगेंस्ट क्या मटीरियलिज्म को ये कैसे क्रिटिसाइज़ करता है। सबसे पहले है तो इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी ऑफ मैटर। वो आर्ग्यू ये करता है कि बार्कले जो है वो ये आर्ग्यू करता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एज एन एक्सटेंशन ऑफ सब्सटेंस इज इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक। वो कहता है कि अगर आप ये समझें कि मैटर सिर्फ एक फिजिकल स्टेट में है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। वो ये सजेस्ट करता है कि अगर जो मटेरियल सब्सटेंस आर डिफाइंड एज थिंग्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर परसेप्शन, अगर हम अपने परसेप्शन से आज़ाद करके मटेरियल चीज़ों को करने की कोशिश करें, डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो हम उनको पूरी तरह डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, वो अननोएबल हो जाएंगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। बार्कले कंटेंट्स दैट ऑल नॉलेज अराइजेज फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस से ही आता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम उसको तब जानते हैं जब उसको हम परसीव करते हैं। जब हम उसको परसीव कर लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ों की एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस बन जाती है। ठीक है। क्रिटिक ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। बार्कले क्रिटिक्स द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच अलाउज अस टू फॉर्म जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड। ये जो हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को स्टडी करके उसको हम जनरल कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन कर लेते हैं, बार्कले जनरलाइजेशन के खिलाफ है। ठीक है। क्योंकि जनरलाइजेशन उसके नज़दीक एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है।
अब हम इसकी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। बार्कले की थ्योरी जो है ये स्पेशली फिलॉसफी के अंदर मेटाफिजिक्स इम्प्लीकेशंस में इसकी हैं, मेटाफिजिक्स में, एपिस्टेमोलॉजी में और एथिकल, तीनों ब्रांचेस में, फिलॉसफी की इन तीनों ब्रांचेस में बार्कले की थ्योरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल रही है। उसके अंदर इसकी खासी एप्लीकेशंस हैं। इसके ऊपर अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, बार्कले की थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म एंड रिस्पॉन्सेज देखें कि इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है, तो सबसे पहले जो है ना स्केप्टिसिज्म का क्रिटिसिज्म आता है। ये वाले क्रिटिक्स जो हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि बार्कलेज रेजिस्टेंस और परसेप्शन लीड्स टू स्केप्टिसिज्म अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि अगर वो सिर्फ परसेप्शन के ऊपर रहे, सिर्फ माइंड को फोकस करता रहे, माइंड को ज़्यादा प्रायोरिटी हम दें, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल मटीरियल वर्ल्ड जो है उसकी जो ऊपर रिलायंस कम होने की वजह से उसमें स्केप्टिसिज्म आ जाएगा। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ रियलिटी वो है जो हम परसीव करते हैं, तो फिर वो जो चीज़ें हमारे रियल एक्सपीरियंस से हट के हैं वो फिर उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। द क्वेश्चन ऑफ हाउ अनपरसीव्ड ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विदाउट अ परसीवर हैज़ बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यानी कि बहुत सी अनपरसीव्ड चीज़ें जो हैं उनको फिर हम कैसे परसीव करके अपनी पिछली परसीव की हुई चीज़ों के साथ जोड़ देती है, अगर उनकी कोई मटीरियलिस्टिक जो एक्सप्लेनेशन है उसकी अहमियत ना हो तो। ज़ाहिर है मटीरियलिस्टिकली पिछली चीज़ों से मिलती हैं तो हम उसको परसीव कर लेते हैं कि ये उससे मिलती है तो उसकी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो ये बार्कले की थ्योरी थी। इसके हमने मेन पॉइंट्स देखे, की पॉइंट्स, फिर हमने इसकी जो है वो इम्प्लीकेशंस देखी और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिलॉसफी, डिस्कस इट्स रिलेशन टू साइंस। फिलॉसफी का क्वेश्चन हमारे पास जो है वो रिपीट हुआ है। इसको हम जो है ना बस ओवरऑल एक दफ़ा देखेंगे। फिलॉसफी जो है ना इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज़, रीज़न एंड लैंग्वेज etc। ठीक है, इसके मेन जो क्वेश्चंस इस बुक फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं वो है व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस, हाउ डू वी नो, व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ माइंड, व्हाट इज़ लैंग्वेज। ठीक है, वाई वी एग्जिस्ट, इस तरह के क्वेश्चन है। इसकी ब्रांचेस की बात करें तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स, फिलॉसफी ऑफ साइंसेस। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में ना उन्होंने फिलॉसफी और साइंस दो चीज़ें पूछी थी और ये पूछा था कि उन दोनों का रिलेशन क्या है। तो अब हम जो है ना वो साइंस को भी डिस्क्राइब करते हैं। साइंस जो है ना सिस्टमैटिक एंडीवर दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड वैलिडेशंस। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और वैलिडेशन के ऊपर ये बिलीव करता है। ये एम्पिरिकल एविडेंसेस पे चलने वाला नॉलेज है। ठीक है, फिलॉसफी की बहुत सी हमारे पास जो है ना ब्रांचेज, उसके अंदर एम्पिरिकल जो एविडेंसेस हैं वो नहीं होते, लेकिन साइंस में होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों के साइंस और फिलॉसफी के दरमियान क्या रिलेशन है। फिलॉसफी और साइंस शेयर अ कम्प्लेक्स एंड डायनामिक रिलेशन है। इनमें पहला है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ साइंसेस। जब हमने पिछले पेपर में हमारे पास फिलॉसफी का क्वेश्चन आया था तो तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जितना भी नॉलेज है ना इंक्लूडिंग द साइंस वो फिलॉसफी से ही निकला है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो साइंस में यूज़ होते हैं वो बेसिकली साइंस फिलॉसफी के ही हैं। जस्ट एज नेचर ऑफ रियलिटी, कॉजेशन, नेचर ऑफ साइंस, थेरीज। ठीक है, ये सारी जो ना फिलॉसफी से ही बेसिकली साइंस जो है वो निकली हुई है। सो हम जो है ना कह सकते हैं कि साइंस की फाउंडेशन जो है ना वो फिलोसफिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एपिस्टेमोलॉजिकल कंसिडरेशंस। बोथ फिलॉसफी एंड साइंस इंगेज इन द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो साइंस में भी पाया जाता है और फिलॉसफी दोनों में पाया जाता है। जस्टिफिकेशन ऑफ बिलीव्स, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग्स, साइंटिफिक इंडीवर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, एथिकल डायमेंशंस। फिलॉसफी जो है ये साइंस को एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। साइंस को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एथिकल फ्रेमवर्क है, कौन सी चीज़ें आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो उसके लिए फिलॉसफी एक एथिकल गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिक एंड रिजेक्शन। फिलॉसफी एक्ट्स एज अ क्रिटिकल लेंस थ्रू विच साइंटिफिक प्रैक्टिसेस एंड क्लेम्स कैन बी इवेलुएटेड। साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिलॉसफी की बेस पे इवेलुएट किए जा सकते हैं कि उनको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। इसी तरह फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स को हम साइंस की बेस पे कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि उनको रिजेक्ट करना है या कि रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, फिर है इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग। द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड साइंस इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी। फिलॉसफी जो है बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत सी फील्ड्स में साइंस के साथ कोलैबोरेट करती है, साइंस फिलॉसफी के साथ कोलैबोरेट करती है, तो हम कहते हैं इनके साथ जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग पाया जाता है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है मेथडोलॉजी का। साइंस जो है ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है, जबकि फिलॉसफी जो है ना ये रैशनल आर्गुमेंटेशन और कंसेप्चुअल एनालिसिस के ऊपर बेस करती है। ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग, साइंस जो है ना वो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करती है जो नेचुरल वर्ल्ड और उसके फिनोमिना के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, जबकि फिलॉसफी ऐसे क्वेश्चंस को जज करती है जो इनसे ब्रॉडर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक एग्जिस्टेंशियल, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, नॉलेज ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। साइंस जो है ना ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, जबकि फिलॉसफी जो है ना वो सब्जेक्टिव नॉलेज है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि इसके ऊपर जो है ना वो वैल्यूज़, इंटरप्रिटेशंस का असर होता है, सेल्फ बाइस्ड होती है, लेकिन साइंस ऐसी नहीं होती। ठीक है, साइंस एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। तो इन कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि देयर आर सम एरियाज़ जहाँ पे फिलॉसफी और साइंस जो है वो कोलैबोरेट कर रही हैं, देयर आर सम एरियाज़ जहाँ पे वो डिफरेंस है उनके दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोड्यूस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दो का इंट्रोडक्शन पेश करें। पहला है इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट जो है ये एक जर्मन फिलासफर था, 1724 टू 1804 तक। ठीक है, इसने जो मेजर रोल प्ले किया है मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफी में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन एपिस्टिमोलॉजी, एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स के लिए इसका जो है ना वो काम बहुत मशहूर है, बहुत जाना जाता है। इसकी की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ये इन द सेमिनल वर्क कैंट एग्जामिन द नेचर एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज को ये एक्सप्लेन इन लिमिट्स को एक्सप्लेन करता है। और ये ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट इसने पेश किया। अकॉर्डिंग टू कैंट, वाइल वी कैन now phenomena the nomina remain inaccessible to human understanding। वो कहता है कि जब तक हम फिनोमिना को जानते रहेंगे तो नोमिना यानी नोमिना वो के थिंग्स इन themselves, उससे हम जो है ना अनअवेयर रहते हैं। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है। कैंट्स एथिकल थेरी इज़ ग्राउंडेड इन द नोशन ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के ऊपर इसकी जो एथिकल थेरी है वो बेस करती है। ही असर्ट्स दैट द मॉरल ड्यूटीज एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम रीजन एंड इंडिविजुअल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमाइज दैट कैन बी विल्ड एज यूनिवर्सल लॉ। वो ये कहता है कि मॉरल ड्यूटीज़ जो हैं वो रीज़न से निकलती हैं और इंडिविजुअल्स जो है वो इनको चाहिए कि वो इसको यूनिवर्सल लॉ में लेके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी। कैंट जो है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरेटिकल फिलासफी और प्रैक्टिकल फिलासफी में इसने डिफरेंट किया था। उसने कहा कि एक थ्योरेटिकल फिलासफी है जो कि नॉलेज एंड रियलिटी पे फोकस करती है, और एक प्रैक्टिकल फिलासफी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक एथिकल एंड मॉरल एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इन्फ्लुएंस, ये इसका वेरियस फील्ड्स में इन्फ्लुएंस रहा है, स्पेशली एपिस्टिमोलॉजी, एथिक्स, एस्थेटिक्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेनरी बर्गसन। हेनरी बर्गसन जो है ना एक फ्रेंच फिलासफर है। ये आइडिया ऑफ टाइम, कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। इसके की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहली है ड्यूरेशन। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ जो बर्गसन है इसने ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, यानी कि ये वो था जिसने टाइम को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइम में डिफरेंट किया था। यानी कि टाइम जो क्वांटिटेटिव एक टाइम है जिसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू कैलेंडर्स, क्लॉक्स, etc, और एक क्वालिटेटिव टाइम है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है इंट्यूशन वर्सेस इंटेलेक्ट है। बर्गसन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। वो कहता है कि इसका सबसे बेहतर जो रियलिटी को अंडरस्टैंड करने का मेथड है, जो तरीका है, जो टूल है, वो इंट्यूशन है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि इंटेलेक्ट जो है ना वो लिमिटेड होता है, इट्स एबिलिटी में वो डायनामिक नहीं होता। ठीक है, वो नेचर ऑफ लाइफ, इवॉल्विंग नेचर ऑफ लाइफ को जो है ना वो स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए इंट्यूशन जो है ना वो इंडिविजुअल्स को चूँकि इस काबिल बनाता है कि वो डीपर ट्रूथ्स को अंडरस्टैंड कर सकें, तो रैशनल थाट्स को कर सकें, इसीलिए वो इंट्यूशन को जो है ना वो एडवोकेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव एवोल्यूशन। ही से उसकी एक किताब है इवोल्यूशन क्रिटिस, ये ना मतलब फ्रेंच किताब है, फ्रेंच। तो बर्गसन है उसमें एक्सप्लोर करता है कि द आइडिया ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन, प्रपोजिंग दैट द लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंट्रिंसिक ड्राइव टुवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड नॉवेलिटी। वो कहता है कि लाइफ जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्रिएटिविटी और नॉवेलिटी की तरफ चलती है। ठीक है, क्रिटिक्स द
मैकेनिस्टिक्स व्यू ऑफ एवोल्यूशन का जो मैकेनिस्टिक व्यू है उसको ये रिजेक्ट करता है। वो कहता है एवोल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है नोवेलिटी, ठीक है, नई चीज़ों का ऐड होना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। इसकी अगर हम बात करें तो ये वेरियस डिसिप्लिन स्पेशली लिटरेचर, साइकोलॉजी, आर्ट्स के अंदर हमारा इसका बड़ा गहरा हमें कैंट फर्गसन का मिला है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस पॉपर्स लॉजिकल मेथड एंड स्मेल्स एंड पॉपर का मेथड भी हमारे पास जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको जो है ना वो हम बस ओवरऑल डिस्कस करेंगे। ये फाल्सिबिलिटी पे बेस करता है। ही सेड के जो है ना आपकी कोई भी नॉलेज को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते, वो साइंटिफिक हो नॉन साइंटिफिक हो, जब तक कि उसके अंदर फॉल्सिबिलिटी का ऑप्शन मौजूद यानी फॉल्सिबिलिटी का ख़तरा मौजूद ना हो, यानी कि जब तक वो इतना फ्लेक्सिबल ना हो कि उसको गलत साबित किया जा सके, तो आप जो है उसके ऊपर नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें एक जो है ना हाइपोथेसिस डिडक्टिव मेथड प्रॉपर जो है ना ये एक साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और डिडक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को ये प्रमोट करता है। ठीक है, इसकी फिर क्रिटिकल रैशनलिज्म है। पॉपर्स अप्रोच एम्फसाइजेस क्रिटिकल डिस्कशंस एंड रैशनल डिबेट एज क्रूशल फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस। वो कहते हैं साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए, नॉलेज की प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्रिटिकल डिस्कशन और रैशनल डिबेट है। ठीक है, इसके मेरिट्स की बात करें तो ये प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिगर फिलासफी के अंदर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी, ये साइंटिफिक रिगर को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसको प्रमोट करता है। डायनामिक नेचर ऑफ साइंस, ये साइंस को जो है ना वो डायनामिक नेचर पे लेके जा रहा है। जितनी ज़्यादा फॉल्सिबिलिटी का खदशा होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें डाइवर्स होती जाएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट डाइवर्स होते जाएंगे। डिस्टिंक्ट बिटवीन साइंस एंड नॉन साइंस, इसने जो है ना दोनों के दरमियान फ़र्क किया। वो कहता है कि साइंस वो होती है जिसमें फॉल्सिबिलिटी का ऑप्शन मौजूद होता है, नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में नहीं होता, जस्ट लाइक रिलीजन। इंकरेजमेंट ऑफ ओपन माइंडेडनेस, वो कहता है कि नॉलेज हासिल करने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, यानी कि ओपन माइंडेड से मुराद है कि आपको जो अगर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको गलत साबित हो रही है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करें। ठीक है, डी इसके पॉपर के मेथड की डी मेरिट्स की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये इसने साइंटिफिक मैथ प्रैक्टिस को बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये हिस्टोरिकली एनोमलीज हैं। सम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट दैट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक थ्योरीज हैव परसिस्टेड डिस्पाइट बीइंग चैलेंज, और यानी कि ये कहा जाता है कि साइंस की बहुत सी थ्योरीज ऐसी हैं जो बहुत से चैलेंजेस के बाद भी गलत साबित नहीं हो सकी। तो ये एक पॉपर के ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म है कि उनके अंदर फॉल्सिबिलिटी का खदशा नहीं है, फिर भी वो एक अच्छी थेरीज़ है हमारे पास, वो जो है ना क्वालिटेटिव थेरीज़ है। ठीक है, इनएबिलिटी टू सर्टेन साइंसेज, पॉपर्स एम्फसाइज ऑन एम्पिरिकल टेस्टिंग में नॉट एडिक्वेटली अप्लाई टू फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, यानी कि कुछ हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हम इसकी जो पॉपर की डिस्क्राइब की हुई फॉल्सिबिलिटी को मेजर करने की जो एम्पिरिकल टेस्टिंग है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द रोल ऑफ इंडक्शन। अब ये जो इंडक्शन है ना कि स्पेसिफिक रिजल्ट को करके आप उसको जर्नलाइज कर दें, उसको ये चूँकि रिजेक्ट करता है, तो ये कहा जाता है कि उसको ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आपके अंदर आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर इंडक्टिव मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कॉल पॉपर की लॉजिकल मेथड था जिसके हमने डिस्कस किया, उसकी फिलॉसफी ऑफ साइंस और फॉल्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, इनको जो है ना डिफाइन करें। पहला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन दैट असर्ट्स दैट रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल, इममटेरियल और स्पिरिचुअल। वो क्या आइडियलिज्म के लोग ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो असल में स्पिरिचुअल होती है, इममटेरियल होती है। वो कहते हैं कि माइंड और कॉन्शियसनेस जो है ना वो प्राइमरी सब्सटेंस ऑफ रियलिटी है। ठीक है, मटेरियल वर्ड जो है ना वो इसी जो है हमारे पास इममटेरियल या मेंटल या स्पिरिचुअल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो मटेरियल वर्ड है। यानी कि आप इस तरह से कह लो, कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ड के ऊपर जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है वो रिलाई करती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसमें जो है ना वो प्लेटो के जिक्र आता है, इसमें बार्कले की थ्योरी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन उन्होंने पूछी है वो है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट दैट एम्फसाइज रीजन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। वो रैशनलिज्म है ना, रैशनल का मतलब होता है रीजनिंग। वो कहते हैं नॉलेज हासिल करने का, ट्रुथ को फाइंड करने का, रियलिटी तक पहुंचने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग करना।
और ये कहते हैं कि ट्रुथ जो है ना ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस से और इंटेलेक्चुअल डिडक्शंस रीजनिंग से आज़ाद होती हैं। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप जो है ना वो करें, रैशनल थिंकिंग करें, उसके बाद अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है रियलिज्म। रियलिज्म इज अ फिलोसफिकल सेंटेंस असर्टिंग दैट ऑब्जेक्ट्स एंड एंटिटीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़ की एग्जिस्टेंस को स्टडी करने के लिए हमें अपनी कॉन्शियस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है ना वो रियल है, लेकिन जब तक हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होता ना, हम उसको नहीं समझ सकते। यानी कि हम जो रियल वर्ल्ड है ना उसके साथ उसको तब समझते हैं, उसको तब उसका आइडिया हमें आता है, या तब तक हम उसको गेन करते हैं जब उसका सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ वास्ता पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन असर्टिंग दैट द नॉलेज कम्स प्राइमरी फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। वो ये कहते हैं कि सारे का सारा नॉलेज जो है वो ह्यूमंस की सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए आता है, चाहे वो कोई भी नॉलेज साइंटिफिक हो, नॉन साइंटिफिक हो, कोई भी नॉलेज हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो इसके ज़रिए आता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैग्मेटिज्म। Pragmatism is a philosophical tradition that evaluates theory and belief based on their practical consequences and applications। ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास theories और beliefs है ना उसको उसकी practical consequences applications के हवाले से evaluate करते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी theory तब ज़्यादा truthful होती है, ज़्यादा उसके ऊपर rely किया जा सकता है, reliable होती है जब उसकी practical applications ज़्यादा बेहतर होंगी। ठीक है, इसमें जो है ना वो चार्ल्टन सैंडर्स, प्रीसी, विलियम जेम्स, जॉन डेविस इसके जैसे कुछ और का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिकल थ्योरी दैट इवैल्यूएट्स द मोरालिटी ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ एक्शन है ना उसकी मोरालिटी हम तब चेक कर सकते हैं जब हम उसके आउटकम्स को स्टडी करेंगे। यानी कि कोई भी जो अगर आपने एक एक्शन किया है तो उसके एक्शन के नतीजे में अगर आपको जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो हैप्पीनेस मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, तो ये जो है ना आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाएगा, मॉरली बेहतर रवैया हो जाएगा, आप उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द आइडिया ऑफ गॉड एज एन एथिकल थ्योरी। इंट्रोडक्शन। द आइडिया ऑफ गॉड हैज़ बीन सेंट्रल कॉन्सेप्ट एथिकल फिलोसफी में सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली इन द वर्क ऑफ प्लेटो। ठीक है, इट रेफर्स टू द अल्टीमेट स्टैंडर्ड बाय विच मॉरल वैल्यूज़ एंड एक्शंस आर इवेलुएटेड। मॉरल एक्शंस और वैल्यूज़ किस तरह इवेलुएट किए जाते हैं वो इस थ्योरी के ज़रिए हम करते हैं। ठीक है, गॉड जो है उसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी समझा जाता है इस थ्योरी में, और इन्फ्लुएंसिंग बोथ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड द मॉरल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। और कहा जाता है कि गॉड जो है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को भी और सोसाइटी के मॉरल स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसमें हम देखते हैं पहले प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड देखते हैं। प्लेटो जो है ना इसकी बुक जो स्पेशली जो रिपब्लिक है उसमें ये गॉड की कुछ प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस और नॉलेज के हवाले से ना कुछ बता के करैक्टरिस्टिक्स उसको ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर्म्स एंड द गॉड गुड। फॉर्म्स एंड द गुड। द फॉर प्लेटो द गुड इज़ द हाइएस्ट फॉर्म अमंग द फॉर्म्स विच आर परफेक्ट एंड इम्यूचुएबल आइडियाज़। ना कि जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे पास, जितने भी आइडियाज़ है उसमें जो सबसे हाईएस्ट आइडिया है ना उसको हम कहते हैं कि ये गुड है, ये अच्छा है। इसकी हम अगर मॉरल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये जो गॉड गुड है ना ये प्लेटो इसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता है। ठीक है, और इट पोजेस दैट द नॉलेज ऑफ द गुड लीड्स टू वर्चुअस बिहेवियर। वो ये कहता है कि नॉलेज ऑफ गुड जो है अगर लोगों को अच्छाई का इल्म हो, अच्छाई की समझ हो, तो ये जो है एक वर्चुअस बिहेवियर की तरफ लोगों को, सोसाइटी को लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एरिस्टोटल की कंट्रीब्यूशन है। ये प्लेटो का स्टूडेंट है और ज़ाहिर है वो प्लेटो का स्टूडेंट है तो उसके आइडियाज़ से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, इसकी बुक है निमोचे इन एथिक्स। वो डिफ़ाइन करता है कि गुड जो है एज दैट विच ऑल थिंग्स एम फॉर। यानी कि गुड जो है ना वो कहता है कि गुड वो होती है जिसके लिए चीज़ों का एम होता है। द गुड फॉर मैन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विद विर्चू। वो ये कहता है कि विर्चू के हिसाब से जो इन लोगों के लिए एक्टिविटी ऑफ सोल है उसको गुड का नाम दिया जाता है।
ठीक है। इसके में कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, यूडेमोनिया है, अरिस्टोटल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट यूडोमेनिया ऑफन ट्रांसलेट एज हैप्पीनेस एंड फ्लोरिशिंग। वो ये कहता है कि अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो यूडेमिनिया है, ठीक है, यूडेमोनिया है, यानी द सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो ये जो है ना सिर्फ गुड बिहेवियर्स है, गुड की वजह से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर वर्चुअल एथिक्स है इसका कॉन्सेप्ट, एरिस्टोटल्स एथिकल थ्योरी इज ऑफन कैरेक्टराइज एज वर्चुअल एथिक्स के तौर पे इसकी थ्योरी को बयान किया जाता है, क्योंकि इसका जो आइडिया ऑफ गुड है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है अबाउट टूवर्ड्स द वर्चुअस एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द गुड इन मॉडर्न एथिकल थेरीज। मॉडर्न एथिकल थेरीज की बात करें तो इसमें कैंटेनियन थेरी एथिक्स आती है। इन द ड्यूटोनिकल लॉजिकल एथिक इमैनुअल कैंट द गुड इज़ द लिंक्ड टू ड्यूटी एंड मॉरल लॉज। वो कहता है कि मॉरल लॉज, कैंट ये कहता है कि मॉरल लॉज और मॉरल लॉज के हवाले से जो भी हमारी ड्यूटीज़ हम पे आयद होती हैं उसके अंदर जो है ना वो पाया जाता है, गुड पाया जाता है, ठीक है। जो गुड है वो उसी के बेस पर डिस्क्राइब किया जाता है। और वो ये कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड है ये यूनिवर्सली अप्लाइड होता है। द आइडिया ऑफ गुड इन कैंट्स व्यू इज इंटरट्विन्ड विद रैशनली एंड ऑटोनोमी, ठीक है। रैशनल तरीके से वो गुड को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉडर्न थेरीज में वो है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें फ़िलासफ़र्स है, बेंथम है, स्टुअर्ट मिल है, ठीक है। ये कहती हैं कि गुड वो होता है जो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से गुड है, यानी कि जिसका अल्टीमेट जो सोर्स है वो हैप्पीनेस है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के के चलते हैं। जब आप जिस चीज़ का अल्टीमेट सोर्स हैप्पीनेस है वो आपके लिए मॉरल होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आइडिया ऑफ गुड है ना उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्टनेस, ये क्रिटिक्स जो है ना ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक स्पेशली जो प्लेटोनिक टर्म है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिलेटिविज्म जो है वो ये कहते हैं द वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द गुड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड एथिकल सिस्टम लीड टू क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि वे कहते हैं कि हर कल्चर के अंदर गुड का कॉन्सेप्ट बदलता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल नहीं हो सकता, रिलेटिव होता है, कल्चरल रिलेटिव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज की। द एम्फेसिस ऑन गुड एज एन अल्टीमेट आइडियल में ओवरलुक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि अगर आप गुड को एज एन अल्टीमेट आइडियल बयान करें तो आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को भी आप ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा आइडिया ऑफ गुड, उसमें हमने कुछ फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को, कुछ ग्रीस फिलोसफर्स में से हमने, कुछ कंटेम्प्रेरी थॉट्स में से हमने उसके हवाले से थेरीज को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास प्लेटो की जो नंबर ए पे है वो है प्लेटोज पॉलिटिकल व्यूज़। प्लेटो के पॉलिटिकल व्यू के ऊपर प्लेटो जो है हम जानते हैं कि इसकी जो बुक है ख़ासतौर पे द रिपब्लिक, उसको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि कंटेम्प्रेरी थॉट्स में भी, ठीक है। इसकी पॉलिटिकल थ्योरी के हम अगर की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले तो ये फ़िलासफ़र किंग का कॉन्सेप्ट पेश करता है। वो कहता है कि एक आइडियल रूलर जो है ना वो फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए, यानी कि फ़िलासफ़र किंग से उसकी मुराद है वो फॉर्म्स को, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गुड्स को वो अंडरस्टैंड करता हो, समझता हो, यानी कि उसके मुताबिक जो किंग है उसको एक पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए, ठीक है, वो वाइज हो, वो जस्ट हो, इस तरह से कुछ और करैक्टरिस्टिक्स जो है वो अपनी थ्योरी में बयान करता है, ठीक है। ट्राइपार्टाइट सोसाइटी, वो ये सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड करता है। एक रूलर्स जो फिलोसफर किंग्स होते हैं, ठीक है, एक ऑक्सिलरीज वेरियर्स और द प्रोड्यूसर्स फार्मर्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। ये ईच क्लास जो है इसके वो कहता है कि सोसाइटी में अपने अपने रोल होने चाहिए और हार्मोनियसली जो इनका होना चाहिए ना अल्टीमेट गोल वो कॉमन गुड होना चाहिए। वो कहता है कि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है ना ये बिलीफ ये इससे ना वो एक और कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता है और वो है जस्टिस का। जस्टिस से वो मुराद ये लेता है कि जिस शख्स में जो एबिलिटी है ना उसको उसी हिसाब से काम दिया जाए, जिसके पास प्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको फार्मर बना दिया जाए, जिसके पास जो कोई बहादुर है उसको वेरियर, और जो काफ़ी ज़्यादा वाइज एंड जस्ट है उनको फिलोसफर किंग्स बना दिया जाए, ठीक है। फिर उसका कॉन्सेप्ट है एजुकेशन एंड वर्चू। वो जब ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट पेश करता है तो ये कहता है कि ये जस्टिस आप उस वक्त हासिल कर सकते हो सोसाइटी में जब एक खास किस्म का रेगुलर किस्म का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करो,
ठीक है। तो वो कहता है कि फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग और मॉरल वैल्यूज़ को भी समझने के लिए आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम को उस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। प्लेटो का ये मानना है कि एजुकेशन जो है ये सबसे एसेंशियल है इन शेपिंग द करेक्टर्स फॉर गार्डियंस ईटीसी। ठीक है। फिर इसका कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का। प्लेटो जो है वो प्रॉपर्टी अमंग द गार्डियन क्लास, वो एक ना आइडियल स्टेट डिस्क्राइब करता है, जिसमें वो ये कहता है फॉर एग्जांपल जो गार्डियन क्लास है, जो फिलोसफर किंग्स हैं, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनको फैमिली बनाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से जो है ताकि वो लोग जो है ना पर्सनल लॉयल्टीज़ की तरफ ना जाएं बल्कि पब्लिक ड्यूटी के ऊपर फोकस करें। ठीक है। इसकी क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक व्यूज़ के ख़िलाफ़ है। ठीक है। ये कहता है कि डेमोक्रेसी जो है ये क्योटिक और सस्पेक्टिबल टू विम्स ऑफ मैसेज, यानी कि जो डेमोक्रेसी है ये क्योटिक है क्योंकि ये मैसेज की विम्स पे चलती है। नेक्स्ट इसके पास हमारा है गजालीज क्रिटिसिज्म ऑफ द फिलोसफर्स, बी पार्ट जो है। अल गजाली जो है ये इन्फ्लुएंशियल एक इस्लामिक थियोलॉजी थे, फिलोसफर्स थे। तो ये गजाली जो है, इमाम गजाली, ये इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि ये ना रैशनलिस्ट फिलोसफर्स के ख़िलाफ़ है और उसके ऊपर ये बहुत सबसे बड़े क्रिटिक हैं उनके। ठीक है। इनकी बुक है इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसफर्स, तवाहाफुल फलासिफिया। ठीक है। ये इनकी किताब है। अब इनकी की कंट्रीब्यूशन की पॉइंट्स की बात करते हैं जिसकी बेस पे ये उनको फिलोसफर किंग्स को, जो हमारे पास रैशनल फिलोसफर्स हैं सॉरी, उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं। पहला है क्रिटिक ऑन रैशनलिज्म। ये रैशनलिज्म के ख़िलाफ़ है। ये कहते हैं कि रैशनलिज्म जो है रैशनल फ़िलासफ़ी है ये इस्लामिक टीचिंग्स की कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी इस्लामिक टीचिंग्स के ये ख़िलाफ़ है, यानी इस्लामिक टीचिंग के हवाले से ये गलत है। वो ये कहता है कि ह्यूमन रीजनिंग जो है लिमिटेड होती है, स्पेशली जब मेटाफिज़िक्स एंड थियोलॉजिकल मैटर्स हों। वो ये कहते हैं कि फ़ेथ और रेवोल्यूशन जो है ना वो असल हायर एपिस्टेमोलॉजिकल स्टेटस है, ना कि रैशनल इंक्वायरीज। ठीक है। डाउट ऑन द एटर्निटी ऑफ द वर्ड, जो कि हमारे पास है ना फिलोसफर, वो ये एटर्निटी ऑफ वर्ड पे यकीन रखती है। ठीक है। वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ना इसका कोई ना कोई बिगनिंग है, जैसा कि इस्लामिक टीचिंग में शामिल है। तो वो गजाली का ये कहना है कि जो फिलोसफर ये कहते हैं कि वर्ड इटर्नल है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक्चुअली अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानते, इसीलिए अल गजाली जो है वो इनके ख़िलाफ़ है, इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ कॉजेलिटी, गजाली चैलेंज द फिलोसफर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉजेलिटी, आर्ग्यू दैट वाइल कॉजेशन अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड, इट इज़ अल्टीमेटली गॉड हु कॉजेज इवेंट्स। जब वो फिलोसफर्स कॉजेलिटी को स्टडी करते हैं चीज़ों की कॉजेज़ को, तो वो ये उसमें जो है ना वो साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ लॉजिकल रीजनिंग के, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए। लेकिन गजाली का ये कहना है जब चीज़ें ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं तो उससे पहले अल्लाह ताला है जो कि इवेंट्स को कॉज करती हैं। तो बेसिकली जो कॉजेज़ का कॉन्सेप्ट है, कॉजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह ताला से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। स्केप्टिसिज्म अबाउट नॉलेज, गजाली एक्सप्रेसेस स्केप्टिसिज्म अबाउट द फिलोसफर्स क्लेम टू नॉलेज। ही बिलीव्स दैट देयर कंक्लूजन्स ऑफन लीड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड दैट देयर मेथड्स फेल टू प्रोवाइड सर्टेन नॉलेज। गजाली का ये कहना है कि जो फिलोसफर्स हैं उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो मेथड्स हैं वो फेल हो गए हैं सर्टेन नॉलेज को ढूंढने में। ठीक है। और ये हमेशा कंट्राडिक्शन पे बेस करते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन रीजनिंग जो है वो लिमिटेड होती है और उसके लिए जो सबसे बेहतर टर्न होता है वो कुरान और सुन्ना होता है। ठीक है। रिकनसाइलेशन ऑफ फिलोसफी एंड थियोलॉजी, वाइल गजाली क्रिटिक्स ऑफ फिलोसफर ही डज नॉट एंटायरली रिजेक्ट। जो गजाली है ना वो फिलोसफी को एज अ नॉलेज रिजेक्ट नहीं करते, वो फिलोसफर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ही एडमायर्स द सम फिलोसफिकल इंक्वायरी सच लाइक, जो कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है उसको समझने के लिए हमें रीज़न और रेवोल्यूशन दोनों के दरमियान एक ब्रिज स्टेबल करना होगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट 2019 पेपर।